हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन से एनालिसिस नहीं आ रहा था, 3 दिन का आई थिंक मिस हो गया है। तो रीज़न विल बी लिस्टेड डाउन बिलो एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको उन दिनों का कोई भी आर्टिकल समझ ना आया हो वो कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। क्योंकि अभी फिजिबल नहीं होगा इतना बैकलॉग क्लियर करना। विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद 8 जून का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड सोशल बबल्स। तो सोशल बबल्स, अभी ये आइडिया पता है कहाँ से आया, न्यूजीलैंड मॉडल से, ठीक है। तो उन्होंने कुछ हद तक ये कर्व कर लिया है कोरोना वायरस का। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई जो सोशल बबल स्ट्रैटेजी है ना, वो आप लगा सकते हो कोविड-19 के कर्व को फ्लैट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा जो है वो ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। जो कर्व है हमारा क्या टारगेट था इस कर्व को ऐसे फ्लैट करना, पर ये बढ़ता ही जा रहा है। सो वी नीड टू अडॉप्ट दिस सोशल बबल थिंग। तो सोशल बबल होता क्या है कि भाई एक एक्सक्लूसिव सोशल ग्रुप है दैट इज़ अलाउड टू मीट विद ईच अदर अमिड द पैंडमिक। कि भाई जैसे मैं हूँ, मेरी यहाँ पे मेरा शहर छोटा है, मेरे यहाँ पे 3-4 दोस्त रहते हैं, ठीक है। मैं इन्हीं से मिलती हूँ, ठीक है। जहाँ जाऊँगी इन्हीं से मिलूँगी, ठीक है। हम कहीं चले गए मतलब हफ्ते में एक बार मिले तो मैं इनसे ही मिलूँगी। इससे क्या होगा, अगर कभी मुझे होगा तो मैं इनको भी बता दूँगी यार मुझे हो गया, तो तुम भी अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लो, ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इससे ईजी हो जाएगी। सो दैट इज़ वन थिंग। तो ठीक है कि वही चीज़ है। एंड दे डू नॉट नीड टू लिव इन सेम हाउस होल्ड बट मस्ट बी लोकल होना चाहिए, क्योंकि तभी तो मिलेंगे ना आपस में, लोकल होगा एंड तभी वो इजीली कम्युनिकेशन एंड मतलब वो कनेक्शन बना पाएंगे। तो बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, सबसे पहले रिड्यूस्ड मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ करंट सोशल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है लोगों की सोशल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, ठीक है। एंड इससे चेन ट्रांसमिशन लिमिट होगा, क्योंकि वो स्प्रेड है आपका, रीच होगा वो लिमिटेड लोगों पे। ऐसे नहीं कि इंडिया में आदत है और भाई तू भी कैसा है, तू भी कैसा है, तो हर किसी से नहीं मिलना, वही 3-4 लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, और ताकि उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ईजी हो। तो क्या ये अफेक्टिव है? हाँ, ये अफेक्टिव हुआ न्यूजीलैंड में, वहाँ पे भी ऐसे देखा गया, ठीक है। क्योंकि उसने अलाउड किया पीपल को हु वर आइसोलेटेड, vulnerable or struggling to receive care and support they needed, ठीक है। such policy can be effective policy for other country to encourage compliance with social distancing regulations। तो social distancing तो करनी ही करनी है, पर आप ये सोशल बबल वाली चीज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो जैसे ऑफिस में है अभी, ऑफिस खोल दिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, तो इससे क्या होगा कि शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाओ आप, ठीक है। 3 शिफ्ट्स कर लो, ठीक है। 3 शिफ्ट्स में कम कम लोग, मतलब सब ये है कि सब आएँ, ये इंश्योर हो, पर 3 शिफ्ट्स में आए। इससे क्या होगा, बबल क्रिएट हो जाएगा कि भाई एक बबल में ये लोग आए, अगर पॉजिटिव निकलेगा तो उन सब का निकलेगा, ठीक है। तो और वो ऐसे ही लोग होने चाहिए जो पास पास में रहते हो, ठीक है। एक जना यहाँ रह रहा है, 2 कम्युनिटी से दो कॉलोनी से एक ही लोग एक ही कंपनी में काम करें, वो एक साथ ट्रैवल करेंगे, एक साथ काम करेंगे, इनकी एक ही शिफ्ट होगी, इनकी शिफ्ट नहीं बदलनी, ठीक है। क्योंकि अगर कभी पॉजिटिव निकलेगा तो इन दोनों को निकलेगा, इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी रेलेवेंस वर्क प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, हॉस्पिटल्स हो गया, एसेंशियल वर्कर्स हो गया, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। आई होप यू आर well done with social bubbles। then is about cooperative security in Persian Gulf littoral। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आप मुझे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वर्सेस ओपेक के बारे में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। देन पर्शियन गल्फ रीजन, एंड ये सिग्निफिकेंट क्यों है। सबसे पहले पर्शियन गल्फ के रीजन में 8 कंट्री बॉर्डर करती हैं, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी एंड यूएई, ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज़ हैं, मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो ईरान, इराक, ठीक है। अब ईरान के साथ ये ओमान आपको याद करना है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस था, जो इसका वो चला था, ठीक है। तो उसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था ईरान ने, ठीक है। यहाँ पे कि भाई हम ऑयल सप्लाई जाने ही नहीं देंगे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत छोटी सी स्ट्रेट है, पर यहाँ से सिग्निफिकेंट 20% के आसपास की वर्ल्ड सप्लाई होकर जाती है, ऑयल सप्लाई, ठीक है। तो ईरान, इराक, ओमान, ठीक है, यूएई, ठीक है, यूएई आ गया, कतर आ गया, बहरीन आ गया, कुवैत आ गया, ठीक है। तो ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर करती हैं। ये 8th इज सऊदी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर करती है, आपको ध्यान रखना है। एंड ये इनको इम्पोर्टेंट ये बोला गया है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी लागू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल था, क्योंकि दे आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। क्योंकि इसमें 2/3 जो एरिया है, इसमें 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है एंड 1/3 ऑफ द नेचुरल गैस, ठीक है। तो 2/3 तो ऑयल है और जबकि 1/3 यहाँ पे नेचुरल गैस पाई जाती है पर्शियन गल्फ रीजन में। तो ये एरिया सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हो जाता है जियोपॉलिटिकली भी, क्योंकि यहाँ पे फिर जितना ऑयल होगा उतनी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। सी ट्रेड भी ज़्यादा होगा यहाँ पे थ्रू द गल्फ, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है शिप्स वगैरह का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक
स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी होना चाहिए इस रीजन में, उसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करा जाना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, इन द इंडिविजुअल स्टेट्स, फ्रीडम टू ऑल स्टेट्स टू एक्सप्लॉइट, जो भी उनके पास हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है, नेचुरल गैस है, उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल शिपिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स, तो इंटरनेशनल वाटर्स में आप कमर्शियल शिपिंग आसानी से कर सकते हो इन द पर्शियन गल्फ रीजन, ठीक है, फ्रीडम टू एक्सेस आउटलेट, जो भी एक्सेस है आउटलेट ऑफ द गल्फ वाटर थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जैसे कि मैंने बताया ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज यहाँ पे है ओमान और ईरान के बीच में, ठीक है, तो इसको अगर ईरान ने ब्लॉक कर दिया तो देखो कि 8 जो और कंट्रीज़ है उनका भी ब्लॉक हो गया ना वहाँ पे, तो इसलिए ये फ्रीडम देना चाहता है कि भाई ईरान की मोनोपोली ना चले यहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट में इम्पिंज ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड शिपिंग, ठीक है, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट हो जिससे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड शिपिंग पे इफेक्ट हो, एंड प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ कंडीशंस, जो इनको ऐसी कोई कंसिडरेशंस को उठाएं, तो ऐसी चीज़ प्रिवेंट करनी ही चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, हमारा जोग्राफिकली तो आप खुद ही सोचो कि ये आ गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद ये गल्फ कंट्रीज चालू हो जाती हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है जोग्राफिकली, ठीक है, एंड मोर ओवर हमें यहाँ से रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, 7.6 मिलियन इंडियन नेशनल्स सऊदी यूएई में काम करते हैं, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है हमारी इंडिया की वहाँ पे, एंड इंडिया इज़ डिपेंडेंट फॉर 42% ऑफ इट्स ओवरऑल इम्पोर्ट्स, ठीक है, जो 3 आउट ऑफ 5 जो हमारे 5 ऑयल टॉप ऑयल सपोर्टर्स हैं उसमें से 3 तो ये गल्फ स्टेट्स ही हैं, ठीक है, तो बाकी के 2 कौन से हैं वो आप मुझे बताएंगे, कौन से हम 5 से हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एंड 42% टोटल ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट यहाँ से हम करते हैं, इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीसीसी क्या है, लार्जेस्ट रीजनल ब्लॉक ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, हमने यहाँ से 2017-18 में 104 बिलियन डॉलर की ट्रेड करी, जिससे मतलब आसियान से भी ज़्यादा है हमारी, आसियान और इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड से भी ज़्यादा है, आसियान के साथ 81 बिलियन डॉलर्स एंड यूरोपियन यूनियन के साथ 102 बिलियन डॉलर्स की हमने ट्रेड की, तो उससे भी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये हमारा सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन चाइनाज इशूज़ वाइट पेपर ऑन कोविड-19 फाइट, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि भाई हमने तो अपनी तरफ से 27 दिसंबर को ही बता दिया था कि ये सब हमारे यहाँ पे केस आया है, एंड जनवरी में ही हमने क्लैरिफाई कर दिया था कि ये चीज़ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका चालू हो गया है, ठीक है, तो वी आर वेरी क्लियर, ठीक है, तो आप हमें हम पे वो चीज़ नहीं कर सकते कि आप हम पे एलिगेशंस नहीं लगा सकते, ठीक है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने जो भी स्टेप्स लेने चाहिए थे वो लिए, स्ट्रिक्टेस्ट लिए, ठीक है, प्रिवेंशन करा टू कॉम्बैट कोरोना वायरस आउटब्रेक, ठीक है, एंड तो उसने वो किया है कि भाई हम जो ग्लोबलाइजेशन हमारा जो एजेंडा है कि ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, मल्टीलेटरलिज्म होनी चाहिए, तो हम ये कोरोना वायरस पैंडमिक के बाद भी हम ये चीज़ को एडवोकेट करते ही रहेंगे कि भाई ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज़ है, ठीक है, एंड इट हैज़ रिलीज इन्फॉर्मेशन ऑन कोविड-19 इन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, जो भी मतलब कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं वगैरह वगैरह की चीज़ें इन्होंने डाली हैं। इशू क्या है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प एंड वगैरह इस तरीके की यूनिवर्सल लीडर्स ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहे इस डिजीज़ को बताने के लिए, क्योंकि यूएस में बहुत ज़्यादा फैटेलिटीज़ हुई हैं, लाइक 1.9 मिलियन केसेज एंड 1 लाख के करीब डेथ्स हुई हैं, तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है, जबकि चाइना तो अपना 84,000 पे ही कंट्रोल कर गया। एंड रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की, जिस पे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अब से वो प्रिसाइड करेंगे, ठीक है, उसने यूनानिमस रिजोल्यूशन किया था कि टू प्रोब ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस, तो चाइना ने भी उसको बैक किया है उस रिजोल्यूशन को, क्योंकि कोरोना वायरस ने बहुत सारे अप्रॉक्स 68 लाख पीपल अभी तक अफेक्ट हुए हैं एंड 4 लाख लोगों की मौत हुई है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज़ है, वही बता रखा है, इसकी ग्लोबल इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा सीवियर रिसेशन में है, तो ये चीज़ है। तो बेसिकली बात यह है, चाइना ने अपना पल्ला झाड़ दिया है कि हमने तो सब आपको पहले ही बताया था। देन इज़ अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई है, क्यों लेके आई है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसीलिए ऑर्डिनेंस लेके आई है, ठीक है, ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है, प्रेसिडेंट जारी करता है, जो अपने कैबिनेट है उनकी एडवाइस पे, ठीक है, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स इसकी जो है टेन्योर रहता है, ठीक है, एंड जब असेंबल हो जाएगी सरकार उसकी 6 महीने तक इसको रेटिफाई करना ज़रूरी होता है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो गवर्नमेंट ने प्रोमलगेट कर दिया है ऑर्डिनेंस टू अमेंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, इसमें साफ साफ बोला है जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है वो नहीं चालू किए जाएंगे 6 महीने तक, जो क्योंकि 25 मार्च से नेशन वाइड लॉकडाउन चालू हो गया था, तो भाई 6 महीने तक हम किसी भी जो कंपनी है उसके खिलाफ हम ये इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग चालू नहीं करेंगे। इंसॉल्वेंसी का मतलब दिवाला निकलना, ठीक है, भाई इस बंदे का दिवाला निकल गया, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ना करो, तो इससे कोई भी नहीं इस तरीके की प्रोसीडिंग चालू की जाएगी, क्योंकि बिजनेस
ऑलरेडी ही बहुत कॉम्प्रोमाइज स्टेट में चल रहे हैं, तो इस टाइम पे सबका ही दिवाला निकलने वाली बात हो रखी है। तो ये वाली चीज़ अभी एक्सटेंड की है, ठीक है। अभी तक रिसेंटली 6 मंथ्स ही की है, वो फर्दर होगी नहीं होगी वो चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बताई है इसमें। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में डिफरेंस देख लो। इंसॉल्वेंसी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे इंडिविजुअल्स या कंपनी अपना लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, जो उन पे डेप्ट है, ठीक है, उधार ले रखी है, वो उसको रीपे नहीं कर पा रहे। बैंकरप्सी क्या होती है, जिसमें एक कोर्ट या फिर कोई भी ट्रिब्यूनल है उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये पर्सन का दिवाला निकल चुका है। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवाला निकल जाना, वो इसको खुद को पता है, पर बैंकरप्सी ने इसको पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इट इज़ अ लीगल डिक्लेरेशन और ऑफ वन इनएबिलिटी टू पे ऑफ डेप्ट। तो एक लीगल डिक्लेरेशन है जो कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट बताता है कि ये बंदा बैंकरप्ट हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस सस्पेंड सेक्शन 7, 9 एंड 10, ठीक है। इस ऑर्डिनेंस जो अभी जारी हुआ है उसने 3 सेक्शंस जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो पहले इसका ये देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कब आया था? 2016 में आया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, टू स्ट्रीमलाइन एंड स्पीड अप रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ फेल्ड बिजनेसेस। जो बिजनेस फेल हो जाते हैं ना, उन पे फिर क्या होता है, उसमें क्या होता है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए शेयर्स इशू करती है, ठीक है। मान लो 2-3 लोग आ गए, उन्होंने शेयर्स इशू कर लिया कि भाई चल तेरा लगा लो 20%, तेरा 20%, तेरा 20%, तेरा 20%, ठीक है। फिर ये शेयर्स इशू होते हैं, इन सब में बढ़ जाते हैं, तो ये शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब कंपनी का दिवाला निकल जाता है तो इन शेयर होल्डर्स को भी तो पैसे चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करी है, आपकी कंपनी में लगाया है। तो उसको जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, ये कोड लागू हो जाता है उस कंपनी पे, एंड फिर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन शेयर होल्डर्स में, क्योंकि बिजनेस फेल हो चुका होता है, ठीक है। कोड कंसोलिडेट करता है प्रोविजंस को ऑफ द करंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ठीक है। एंड जो भी यहाँ पे क्या होता है, कॉमन फोरम है, जो डेप्टर्स हैं क्रेडिटर्स हैं, वो दोनों ही, जिसने उधार दिया है और जिसने उधार लिया है, दोनों ही बोल सकते हैं कि भाई हमने ये जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है वो चालू करवाना है। इस कोड में खास बात ये बोलता है कि भाई 270 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स आपने इस प्रोसीडिंग्स चालू करवानी है एंड ख़त्म भी करनी है, ठीक है। तो कंप्लीट करना है 270 दिन में। तो इससे क्या होता है कि ईजिली लोगों को पैसा जल्दी मिल जाता है, एंड जो फेल्ड बिजनेसेस है वो जल्दी इरेडिकेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देख लो, एंड इससे क्या होता है, हाँ ये भी देख लेते हैं कि इस कोड के तहत मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जैसे कि कोई भी हो गए, सीए टाइप्स के लोग या उससे कम रैंक के लोग, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का उनको क्रेडिट वो मिलता है, एक ओहदा मिलता है। वो क्या करते हैं, पूरा जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है, ठीक है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो करवाते हैं, ठीक है। तो उससे मैनेज करते हैं एसेट्स, कितने एसेट्स हैं, कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए, कहाँ से पैसा मतलब पैसा खींचा जा सकता है, या तो कुछ ज़मीन बेच के या कुछ ऑफिस बेच के, फर्नीचर बेच के, जो भी पैसा लिया जा सकता है वो सब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स देखते हैं, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज कौन सी होती हैं, जहाँ पे ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। ये ऐसी कुछ ज़रूरी नहीं है सरकारी एजेंसीज होती है, प्राइवेट एजेंसीज भी होती है, जहाँ से ये उठा लेते हैं ऐसे लोगों को कि भाई तुम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोलोगे, तुम्हें ये काम हमने दे दिया है। तो वो किससे रजिस्टर्ड होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी से रजिस्टर्ड होते हैं। देन इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ क्या है, जो भी सारी इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी मतलब कितना उधार लिया, किससे लिया, किन किन को लायबिलिटी है, किन किन को लोन वापस करना है, ठीक है। तो और कहाँ पे पहले भी डिफ़ॉल्ट किया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ कहलाती हैं। देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोसीडिंग्स है, मतलब जो कोर्ट है, वो एज अ कोर्ट कौन काम करता है, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो कंपनीज़ के लिए काम करता है। एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल किसके लिए काम करता है, इंडिविजुअल्स के लिए। अगर मान लो किसी इंडिविजुअल का दिवाला निकल गया है, तो जो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है ये डीआरटी के पास जाएंगे, ठीक है। पर अगर ऐसा कोई कंपनी का सीन है, मान लो रिलायंस जियो का सीन है, कल को उसका दिवाला निकल जाता है, तो एनसीएलटी के पास केस जाएगा, ठीक है। तो ड्यूटी ऑफ द अथॉरिटी विल इंक्लूड अप्रूवल टू इनिशिएट रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड अपॉइंट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का काम क्या होता है, वो सारे ऐसे लोगों को अपॉइंट कराएगी एंड अप्रूव करेगी फाइनल डिसीजन ऑफ द क्रेडिटर्स, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि फिर आपसी सहमति के साथ वो करवाना पड़ता है। जो प्रोफेशनल्स है वो बोलेंगे चलो हम इनका आपके बेच रहे हैं इन चीज़ को, इससे पैसे आ जाएंगे, वो आपके शेयर होल्डर्स को दे देंगे, आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना एनसीएलटी के पास केस जाता है या डीआरटी के पास केस जाता है। देन इज़ अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। बोर्ड क्या होता है, इट विल रेगुलेट
ठीक है, एक रेगुलेटरी बॉडी भी तो होनी चाहिए ना जो पूरे इन सबको देख रही है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करेगी, एजेंसीज़ को रेगुलेट करेगी। ठीक है, कौन कौन सी एजेंसीज़ होनी चाहिए या डिलीट हो जानी चाहिए। इस बोर्ड में कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड लॉ। ठीक है, 3 अफेयर्स इंक्लूडेड हैं। एक तो पुलिसिंग, ठीक है, तो इसीलिए कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी इंक्लूड होगी क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की बात है, लॉ इंक्लूड होगा, फाइनेंस इंक्लूड होगा और आरबीआई तो है ही है। ठीक है, आई होप वी आर वेरी क्लियर विद दैट। तो अभी क्या बोला गया, ये सब बता दिया मैंने पीछे का बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो ये क्या बोला गया, जो आईबीसी का है उसका सेक्शन 7, 9 और 10 को डिसॉल्व कर दिया गया है। तो 7, 9, 10 बोलता क्या है कि भाई पैंडमिक की वजह से सस्पेंड कर दिया गया, वो हम आगे पढ़ेंगे एग्जैक्टली बोलता क्या है। तो उस क्यों किया है, क्योंकि पैंडमिक है, ठीक है, नेशन वाइड लॉकडाउन है, इसीलिए नॉर्मल बिजनेस डिसरप्ट हो चुके हैं एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड एडिक्वेट नंबर ऑफ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। ठीक है, मतलब कि ऐसी हालत है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है वो भी नहीं मिलेंगे इस टाइम पे, ठीक है, वो कंडक्ट कराने के लिए, तो इसीलिए अभी इसको डिले कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो 7, 9, 10 है जो सेक्शन ऑफ आईबीसी, वो क्या बोलता है, अलाउ फॉर इंसॉल्वेंसी फाइलिंग्स बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड कॉर्पोरेट डेप्टर इटसेल्फ। जिसने उधार लिया है या जिसने उधार दिया है, ठीक है, वो मतलब इंसॉल्वेंसी फाइलिंग्स के लिए अलाउ कर देता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, 9, 10। वो खुद ही सेल्फ डिक्लेयर करता है कि भाई आप ये चालू करवा दो। तो ये इसको सस्पेंड किया है कि भाई आप खुद से नहीं बोल सकते, ठीक है, खुद से आप नहीं, कि आपका दिवाला निकल भी गया है ना, तो आप ये प्रोसीडिंग्स चालू नहीं करवा सकते क्योंकि पैंडमिक है एंड हमारे पास इतनी जो मैन पावर नहीं है फ़िलहाल के टाइम। तो याद रखना ये 7, 9, 10 पूछा जा सकता है एग्जाम में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इम्प्लीकेशंस क्या है, वाइल ऑर्डिनेंस इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट डेप्टर। ठीक है, एंड इससे क्या होगा कि वो चीज़ें जो डेप्ट है वो बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। मतलब कोई जो खुद भी चाहेगा कि भाई मैं इस विशियस साइकिल से एग्जिट करना चाहता हूँ, वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इससे जो सस्पेंड कर दिया आपने सेक्शन 10, तो इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस हैं वो हर्ट होंगे क्योंकि कई चाहेंगे बिजनेसमैन, भाई मैं ये बिज़नेस नहीं चालू करवाना चाहता एंड मेरा दिवाला निकल चुका है, पर आईबीसी यहाँ पे लागू नहीं हो सकता। एंड इससे क्या होगा, जो अनवारंटेड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और जो कई ऐसे लोग हैं जो ग्रॉस मिसयूज़ कर सकते हैं, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि जो वो लोन लेते रहेंगे वो बोल देंगे, दूसरे बंदे को दिखा देंगे, बैंक है उसको बोल देंगे हमारा दिवाला निकल गया। पर क्या है, आईबीसी तो लागू हो ही नहीं सकता। ठीक है, आईबीसी लागू नहीं हो सकता, मतलब उसकी कंपनी बेच के या कुछ बेच के वो चीज़ें मतलब रिकवर नहीं हो सकती वो अमाउंट। तो बहुत ज़्यादा जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं उनकी तो बल्ले बल्ले होगी, पर ऐसे बिजनेसमैन हर्ट हो जाएंगे क्योंकि जो विलिंगली एग्जिट करना चाहते हैं इस विशियस साइकिल से ऑफ द डेप्ट। ठीक है, तो आई होप वी आर वेरी क्लियर विद दैट एंड ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करा दी क्या है। आईबीसी 2016 में आया था। देन इट्स अबाउट इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो ये मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बट थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसमें इंक्लूडेड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, IMF हो गया, ILO हो गया, इसकी जो इंडाइसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये बाइनियल है पहली बात तो। ठीक है, 12th एडिशन आया है इसका एंड ये 180 कंट्रीज़ को रैंक करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कवरिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, इट इज़ अ मेथड ऑफ क्वांटिफाइंग एंड न्यूमेरिकली मार्किंग इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट पॉलिसी। किस तरीके की स्टेट पॉलिसीज़ हैं एंड उनका इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो बताता है। ठीक है, पहली बार कब डेवलप किया था, 2002 में। ठीक है, इसको एंड इससे पहले क्या क्या चलता था, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी डेवलप करेगी, येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इम्पॉर्टेंट इसलिए थोड़ा कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी कोलैब है इसमें थोड़ा। तो इंडिया की भाई पहले रैंक थी 168। ठीक है, नहीं अभी 168 है, पहले 177 थी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है एंड 2018 की रैंक है एंड इंडिया की बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत है इस चीज़ में। तो ये आप थोड़ा कहीं आप आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो ये लगा लो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया वॉज एट सेकेंड वर्स्ट पोजीशन आफ्टर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये लगा लो कि जो हमारी जो रैंक है उससे ऑल साउथ एशियन कंट्रीज़ एक्सेप्ट अफगानिस्तान वर अहेड ऑफ इंडिया। अब आप ये लगा लो कि हमारी 168 रैंक है, इसका मतलब 11-12 कंट्रीज़ और पीछे हैं हमारे। ठीक है, तो ये लगा लो उसमें से सिर्फ ये कंट्रीज़ है जो हमसे पीछे है, जिसमें से ये लगा लो कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं या कुछ यही लगा लो मेडागास्कर होगी। ठीक है, अफ्रीकन है प्लस कई तो आइलैंड ही हैं और वो बाकी क्या है अफगानिस्तान। तो ये लगा लो हमारी अफगानिस्तान से भी ख़राब, मतलब थोड़ी बेहतर पर पाकिस्तान से भी ख़राब स्थिति है। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो हमारा रीजनल एवरेज जो स्कोर है उससे भी हमारा बिलो है, मतलब जो एशियन साउथ एशियन का है उससे भी हमारा कम है काफ़ी। एंड हमारा
बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज हमारी बहुत ख़राब हो रही हैं, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। सजेस्ट फॉर इंडिया क्या है, अपने नेशनल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स को डबल करो हर फ्रंट पे एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ को ध्यान से देखो, वाइड स्पेक्ट्रम में देखो, ठीक है। डेनमार्क, अब ग्लोबल परफॉर्मेंस देखो तो जाए तो डेनमार्क पहले प्लेस पे है, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड के बाद, एंड यूनाइटेड किंगडम 4th पे है। तो यूएस की पोजीशन 24th है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का ध्यान रखना, मतलब अगर आपको कभी क्रिटिसाइज़ करना हो सरकार को तो इस रिपोर्ट का सहारा लेके बोला जा सकता है कि भाई 168th रैंकिंग है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सो आई होप वी आर क्लियर। देन इज अबाउट 6th मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। अभी बोला जा रहा है कि भाई ये जो चल रहा है ये ऑनगोइंग 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, जब अर्थ अपनी 3/4 की स्पीशीज़ बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में खो देती है, उसको एक्सटिंक्शन कहते हैं, मतलब वाइप आउट हो जाना। अब तक 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, मैं आपको फोटो में दिखा देती हूँ, ठीक है। हमारी अर्थ क्या 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। पहला मास एक्सटिंक्शन कब हुआ, 440 मिलियन ईयर्स एगो, जिसे लेट ओडोविशियन टाइम्स कहते हैं, ठीक है। देन लेट डिनोवियन पीरियड जो 374 मिलियन ईयर्स अगो हुआ, तब सेकेंड मास एक्सटिंक्शन था। फिर पर्मियन था, ठीक है। पर्मियन यानी थर्ड मास एक्सटिंक्शन, ये लार्जेस्ट था, ये 250 मिलियन साल पहले हुआ था। देन जुरासिक, जिसमें डायनासोर मर गए थे, ठीक है, वाइप आउट हो गए थे, जब उड़ने वाले डायनासोर ज़्यादा गए थे, ठीक है, जुरासिक पीरियड में 200 मिलियन ईयर्स पहले। देन क्रिटेशियस है, तो क्रिटेशियस में तो सभी चले गए थे, हर टाइप का जो डायनासोर था, प्लस टीरियोसोरस एक फ्लाइंग रेप्टाइल था, ठीक है। पहले रेप्टाइल्स भी फ्लाई करते थे, आपने एनिमेटेड मूवीज़ में देखा होगा। तो क्रिटेशियस 145 मिलियन ईयर एगो ये एक मास एक्सटिंक्शन था। तो अब बोला जा रहा है कि ये जो 5 तो हो गए, अब हमारा ये 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, जिसे एंथ्रोपोसीन भी बोला जा रहा है, ठीक है। अब एंथ्रोपोसीन क्यों बोला जाता है, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन इंड्यूस्ड, तो ह्यूमन इंड्यूस्ड मास एक्सटिंक्शन बोला जा रहा है, क्योंकि हमारी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। अब क्या होता है, स्पीशीज़ क्यों ज़रूरी होते हैं, आप मानोगे कि वो एलिफेंट मर गया, तो वो एलिफेंट क्यों ज़रूरी था, भाई वो बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन करा रहा था, ठीक है। एक फूड चेन में हर एक इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस होती है, लेट इट बी बैक्टीरिया, लेट इट बी वायरस, तो हर किसी चीज़ को एक बैलेंस होना चाहिए। पॉलिनेशन करा रहा था, एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी होती है हर किसी का बैलेंस होना। एक आदमी जो दूसरे आदमी को, या फिर एक एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं खाएगा, उसकी पॉपुलेशन नहीं रेगुलेट होगी, तो ये इस तरीके की चीज़ें आएंगी, ठीक है। एंड 5 मास एक्सटिंक्शन बता चुकी हूँ, पहला 450 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, एंड अर्थ हमारी 4.6 बिलियन ईयर अगो हुई थी, ठीक है। तो ये बता रहा था कि कैटास्ट्रॉफिक अल्टरेशन हुई थी, जैसे कि कभी वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, या फिर एस्ट्रॉइड कोलाइड कर गया, जो हमारे डायनासोर्स के लिए बोला जाता है। 6 मास एक्सटिंक्शन क्यों होगा, एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन बोला जाता है, क्योंकि सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो 168 आउट ऑफ 180 रैंक इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है। एंड अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स, बाकी क्या है, एनिमल्स तो कम होते जा रहे हैं पर ह्यूमंस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जब तक हमने अप्रॉक्स 11,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर डिस्कवर किया था, ठीक है, तब से ह्यूमन पॉपुलेशन 1 मिलियन से 7.7 बिलियन हो गई है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन स्टीप राइज करे, जबकि एनिमल पॉपुलेशन स्टीप फॉल कर रही है, ठीक है। मोर देन 400 वर्टिब्रेट स्पीशीज वेंट एक्सटिंक्ट इन द लास्ट सेंचुरी, ठीक है। तो ये थोड़ा सीरियसनेस दिखाता है। एंड इन अ सैम्पल ऑफ 177 स्पीशीज मोस्ट लोस्ट मोर देन 80% ऑफ देयर जोग्राफिक रेंज, तो 80% तो ऐसे जिन्होंने अपनी जोग्राफिक रेंज ही खो दी, ठीक है। एंड आप यही देख सकते हो कि भाई 2000 चीता 2000 लॉयंस बचे हैं हमारे पास इन वाइल्ड, एंड लेस देन 7000 चीतास, ठीक है। जाइंट सिर्फ 250 सुमात्रन राइनोज बचे हैं। तो आप देख सकते हो कि वही है ना, जो 3/4 पॉपुलेशन है, ठीक है, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये हो ही रही है कम, आप ये लगा के चलो, ठीक है। 11,000 साल ही तो थे, ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ हमने, उसके बाद से कितने लोगों की मौत हो रही है, कितने एनिमल्स जा रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो। वल्नरेबल रीजन्स कौन से, ट्रॉपिकल रीजन्स है, क्योंकि यहाँ पे वही है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन से एनिमल्स भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ प्लांट्स ज़्यादा हैं, तो प्लांट्स क्लियर करता रहता है ह्यूमन, ठीक है, जिससे क्या होता है, एनिमल्स भी वाइप आउट होते रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ डिक्लाइनिंग स्पीशीज देखा जाता है, ठीक है। एंड जो टेम्परेट है वहाँ पे कम देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इन्वायरमेंट कंडीशंस थोड़ी अनफेवरेबल होती है एनिमल्स के लिए। स्पीशीज गो एक्सटिंक्ट, तो दिक्कत क्या है भाई, इम्पैक्ट इंटेंजिबल होता है, कई जगह देखा भी जा सकता है, कई जगह नहीं देखा जा सकता। इंक्लूडेड क्रॉप पॉलिनेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों में मैंने आपको जैसे बताया, फूड चेन में हर एक एनिमल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, एंड जेनेटिक एंड कल्चरल वेरिएबिलिटी घटती है इंटायर इकोसिस्टम की,
ठीक है। एंड देन इज़ अबाउट असम गैस लीक। 27 मई की सुबह गैस लीक हुआ, नेचुरल गैस असम में। नेचुरल गैस क्या होता है? मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सचर होती है, ठीक है, नेचुरल गैस। दूसरों से तो कम पॉल्यूटिंग होती है, बट दिस इज़ पॉल्यूटिंग एज वेल, ठीक है। रशिया में भी जैसे ऑयल स्पिल हुआ आर्कटिक रीजन में, ठीक है। वैसे तो रिवर में हुआ, पर वो जॉइन इवेंचुअली आर्कटिक को करती है। इससे क्या होगा कि उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऑयल स्पिल इस तरीके की चीज़ों को जब पानी में मिल जाती है तो वो कंट्रोल करना, ठीक है। इट हैपन्स आफ्टर ब्लो आउट एट ऑयल इंडियाज़ लिमिटेड, ठीक है, कहाँ पे? असम की तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। लीकेज में क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से लीक हुआ, ठीक है। तो ब्लो आउट, पहले ब्लो आउट हुआ। ब्लो आउट का क्या मतलब होता है कि नॉर्मल थोड़ा थोड़ा पहले लीक करता रहता है, ठीक है। पर ये क्या होता है, अगर इसको, ये किक्स कहते हैं इसको, ठीक है, अगर ये कंट्रोल नहीं किया जाता किक्स को टाइम से, तो ये सडन ब्लो आउट हो जाता है इसका, ठीक है। ब्लो आउट की वजह क्या होती है कि भाई ध्यान नहीं दिया, पुअर वर्कमैनशिप है, मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, उसका जो फैक्ट्री है उस चीज़ का। डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल क्यों है? क्योंकि साइज़ ऑफ द रिजर्वॉयर पे डिपेंड करता है, एंड प्रेशर कितना है जिससे वो गैस लीक हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फायर कैच कर सकती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। किसी ने चिंगारी लगा दी तो नेचुरल गैस फायर कैच कर लेगी। सबसे पहला क्या होता है, अगर इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो पहले पंप करो वाटर को, ठीक है, ताकि गैस को फायर ना लगे एकदम से, ठीक है। सीरियस क्यों है? क्योंकि करीबन 3000 लोग रिलीफ कैंप्स पे पहुंचा दिए गए हैं, एंड बहुत सीरियस हो रहा है, क्योंकि क्या है कि जो एक रिवर डॉल्फिन्स भी मर रही हैं जिसके कारण, क्योंकि पानी जाके जब मिल रहा है तो नेचुरल गैस की लीकेज की वजह से इससे क्या है, बर्निंग ऑफ आइज, हेडेक वगैरह कॉज होता है, ठीक है। ये एंड ये मोर ओवर ये मगुरी मोटापुंग वेटलैंड के करीब है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। तो इससे क्या होगा, बर्ड्स की जो हेल्थ है वो अफेक्ट होएगी, ठीक है। एंड जो ये डिब्रू सेखोवी नेशनल पार्क है, ये भी वहाँ पे पास पड़ता है, एक वेटलैंड भी पास पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि एनिमल्स कितनी बुरी तरीके से अफेक्ट होंगे, एंड हमारे पास इतना वो है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम एनिमल्स की भी मदद कर पाएँ। नेचुरल गैस क्या है, क्लीनेस्ट तो है फॉसिल फ्यूल्स में से, बट ये है कि ये भी थोड़ा डेंजरस है अगर लीक हो रहा है तो। एंड फर्टिलाइजर्स में यूज़ हो सकता है, मैन्युफैक्चर प्लास्टिक्स वगैरह में, एंड यूज़ फॉर कुकिंग, डोमेस्टिक हाउस होल्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। देन इज़ अबाउट तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोविड-19 को ट्रोजन हॉर्स से कंपेयर किया है, ठीक है। अब ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ये पढ़ लिए तो फुर्सत में पढ़ लेना, पर क्रक्स ऑफ द डिस्कशन ये है, उसने ये बोला है कि आप टेस्टिंग नहीं करवा रहे, इसका मतलब आप ट्रोजन हॉर्स को इन्वाइट कर रहे हो। तो ट्रोजन हॉर्स किसको बोला गया है? ट्रोजन हॉर्स का एक मेटाफर की तरह यूज़ होता है, मतलब इंडिकेट करने के लिए एक ऐसा पर्सन या थिंक दैट डिसीज और मिसलीड्स अ टारगेट इन ऑर्डर टू अटैक इट फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, मतलब मिसलीड करता है। इसमें ट्रोजन हॉर्स किसको बोला है? जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स है। अब एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से मतलब सिम्टम्स तो आ नहीं रहे, पर वो पॉजिटिव है, मतलब आप उस पर टेस्टिंग नहीं कर रहे, इसलिए वो एसिम्प्टोमेटिक तो है ही है, पर आपको पता नहीं चल रहा, तो वो ट्रोजन हॉर्स है। मतलब आप उनको वो इन्वाइट हो रहे हैं अपने आप, मतलब वो इतनी हैवॉक कॉज कर देंगे, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी। तो ये जो ट्रोजन्स है वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को बोला जा रहा है। सिंस पर्सन हैज़ नो सिम्टम्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो दैट इफ़ दे वर कोरोना वायरस कैरियर्स अंटिल दे आर टेस्टेड, ठीक है। तो इसीलिए ट्रोजन्स को बोला जा रहा है। तो कभी आप एज अ मेटाफर इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस, जो मतलब दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। देन इज़ अबाउट डेक्कन क्वीन। ये एक ट्रेन है जो मुंबई और पुणे के बीच में चलती है, ठीक है। 1930 से चलना चालू हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स है इस पर कि भाई इंडिया की फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन थी, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक हॉल ट्रेन भी है ये, इसमें वुमेन ओनली कार भी है, डाइनिंग कार के भी इसमें फीचर्स हैं, ठीक है। इसमें स्टार्टेड बाय ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ठीक है, एंड इसको दक्कन की रानी भी बोला जाता है, ठीक है, क्वीन ऑफ डेक्कन। तो वर्ल्ड ओशियन डे कब है? 8 जून को, ठीक है, यानी कि कल था। इट वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड इन 1992, ठीक है, बाय कनाडा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशियन डेवलपमेंट एंड ओशियन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा एट अर्थ समिट, ठीक है, अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है। तब इसको डिजिग्नेट किया गया था, इस कंसेप्ट को, कि भाई हम 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे बनाएंगे, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज किया गया था ऑफिशियली बाय यूएन इन 2008। देन इट्स अबाउट जया जेटली टास्क फोर्स। तो ये अरुण जेटली की बीवी नहीं है, ठीक है, इनके हस्बैंड का नाम अशोक जेटली है। सो कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रिलेटेड टू एज ऑफ मदरहुड, ठीक है। भाई इश्यूज एग्जामिन करिए कि भाई मदरहुड की एज अफेक्ट करती है क्या, मोर्टेलिटी रेट की, जो माँ मर जाती है बर्थ के टाइम, बच्चा मर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की टास्क फोर्स गठित की गई है जो कोरिलेशन फाइंड करेगी एज ऑफ मैरिज एंड मदरहुड विद हेल्थ एंड मेडिकल वेलबींग एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर, और जो उसको बच्चा होगा उसमें कोरिलेशन बताएगी। तो जब इसके रिजल्ट आएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से।
देन इज़ अबाउट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 7 जून को मनाया जाता है कि भाई फूड डे सेफ्टी हर किसी का बिजनेस होना चाहिए। पहले 2019 में मनाया गया था, ठीक है। एंड ये किसके साथ मनाया जाता है, WHO इन कोलैबोरेशन विथ फूड FAO ऑफ यूनाइटेड नेशन, ताकि जो फूड सेफ्टी का एजेंडा है उसको परस्यू किया जा सके। देन इज़ अबाउट कोरोबोट, ये क्या है कि भाई महाराष्ट्र में इसको बनाया गया है। एंड इंजीनियर फ्रॉम थाने ने इंटरनेट कंट्रोल रोबोट है, जो मतलब जो वही है ना स्टाफ की शॉर्टेज है या फिर जो इंटरेक्शन है कोविड पेशेंट्स के साथ उसको कम करेगा, उसको मेडिसिन बेवरेजेस टाइम टू टाइम दे देगा, फिजिकल प्रेजेंस कम करेगा। देन इज़ अबाउट स्पंदन कैंपेन। स्पंदन कैंपेन क्या है, जो पुलिस वाले हैं उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया है, ठीक है, क्योंकि सुसाइड के केसेस बढ़ रहे थे इन्वॉल्विंग जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनके बीच में, ठीक है। इससे क्या होगा कि ग्रीवेंसेस ऑफ द पर्सनल आर टू बी एड्रेस, जो वहाँ के SP होंगे, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, वो एक परेड करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, एवरी फ्राइडे पूछेंगे भाई क्या दिक्कत है, ठीक है, उनको कंसर्न करेंगे, मतलब एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, योगा क्लासेस भी कंडक्ट होगी इनकी हर फ्राइडे। एंड क्या होगा, डिप्रेस्ड ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, उनका मेंटल बैलेंस अच्छा होगा, क्योंकि वही आप 16-16 घंटे काम करके मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, आप वैसे भी आप इसको लिख सकते हैं कि भाई स्पंदन कैंपेन अच्छा है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है किसी की भी मेंटल हेल्थ वगैरह चीज़ का बेटर करने में। देयर इज़ अबाउट मैग्नेटो कैलोरिक मटीरियल्स, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके एप्लीकेशन और रिमूवल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज मटेरियल टू बिकम वार्मर एंड कूलर, ठीक है। अगर मतलब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड जैसे आयरन वगैरह लेकर आ गए तो उससे वो कूल ठंडा और गर्म हो जाता है, वो मटेरियल ऐसा होता है। तो इसकी भाई न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इससे क्या कैंसर ट्रीटमेंट का कुछ लिंक किया जा रहा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट एट इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, ये एक ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है किसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने ऐसा रियर अर्थ बेस्ड मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल डिस्कवर किया है जो ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। सो दिस वॉज द डिस्कशन टुडे, एंड 2 क्वेश्चन पूछे, प्लीज़ उनका आंसर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।